असली विश्वगुरु वो नहीं जो अपने देश का पैसा लेकर भागे लोगों को वापस ना ला सके। असली विश्वगुरु वो हैं जो जरूरत पड़े तो किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को भी रातों रात अपने सिस्टम के सामने खड़ा कर दे। इसे कहते हैं रियल पावर। और शायद यही वो मैसेज है जो अमेरिका पूरी दुनिया को देना चाहता है कि बॉस, इस खेल का असली खिलाड़ी सिर्फ वही है। दुनिया कहती है कि अमेरिका लोकतंत्र का रक्षक है। व्हाइट हाउस से बयान आते हैं कि वो दुनिया में शांति और न्याय फैलाना चाहते हैं, लेकिन इतिहास के पन्ने कुछ और ही गवाही देते हैं। वियतनाम से लेकर इराक तक और लीबिया से लेकर अफगानिस्तान तक अमेरिका का दखल जहां भी हुआ है वहां की खुशहाली धुएं में उड़ गई है। और अब अमेरिका की नजरें वेनेजुएला के उस खजाने पर है, उस ऑयल पर है जो आने वाले दशकों तक किसी भी देश को दुनिया का सुपर किंग बना सकता है। ये कहानी है वेनेजुएला की, वो देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व, वो देश जो कभी लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर, सबसे ग्लैमरस, सबसे हाई लिविंग कंट्री कहलाता, आज वहां के लोग कचरे के ढेर में खाना ढूंढते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर लाइन लगाकर बेसिक खाने के पैकेट्स ले रहे हैं, अपनी करेंसी को बोरी में भरकर ले जाते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनका वजन ज्यादा है, वैल्यू नहीं। लेकिन सवाल ये है, ऐसा हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ एक बदकिस्मती थी? क्या ये सिर्फ एक सरकार की मूर्खता थी, या फिर उस बड़े ग्लोबल गेम का हिस्सा था जिसमें मजबूत देश जब चाहे कमजोर देशों को घुटनों पर गिरा देते हैं? आज वेनेजुएला वर्सेस अमेरिका सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, ये दुनिया के हर उस देश के लिए वार्निंग है जो सोचता है कि उसके पास रिसोर्सेस हैं, वो हमेशा सेफ रहता है। जियोपॉलिटिक्स में कोई दोस्त या बाप नहीं होता, जो चलता है वो सिर्फ ताकत, पैसा और कंट्रोल है। अब आते हैं असली पावर पर। एक तरफ है अमेरिका, $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी, दुनिया के सबसे मजबूत मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और ग्लोबल इन्फ्लुएंस। दूसरी तरफ वेनेजुएला, कभी दौड़ता हुआ देश और आज गहरी आर्थिक तबाही में डूबा हुआ है। करेंसी की वैल्यू खत्म, महंगाई आसमान पर। ये अंतर इतना बड़ा है कि अमेरिका अगर चाहे तो वेनेजुएला को पलक झपकते ही दबाव में ला सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है, अमेरिका हर जगह दखल क्यों देता है? सीधा सा जवाब है पावर कंट्रोल। अमेरिका खुद को दुनिया का मेन प्लेयर मानता है और वो नहीं चाहता कि कोई भी रिसोर्स या स्ट्रेटेजिक पावर उसके कंट्रोल से बाहर जाए। कई लोग ये पूछते हैं कि अगर अमेरिका इतना ताकतवर है तो वो नॉर्थ कोरिया से पंगा क्यों नहीं लेता? अमेरिका चाहकर भी किम जोंग को टच नहीं कर सकता और इसके दो डेडली रीजन हैं। पहला, नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर चीन प्रोटेक्ट करता है। चीन मतलब वो बड़ा भाई जो अपने छोटे भाई को पिटते हुए नहीं देख सकता। दूसरा और सबसे डरावना कारण, किम जोंग एक सुसाइड बॉम्बर है। उसे पता है कि अगर वो गया तो वो अकेला नहीं जाएगा, वो मरते मरते अगल बगल के देशों पर न्यूक्लियर बम की बरसात कर देगा। एक्सपर्ट कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो धरती का 20 से 30% हिस्सा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय हो जाएगा। अमेरिका को ये बात अच्छे से पता है कि किम जोंग से पंगा लेना मतलब अपनी ही बर्बादी को दावत देना। ऊपर से नॉर्थ कोरिया के पास ऐसा कुछ खास भी नहीं है जिसे लूटकर अमेरिका अमीर बन जाए। वहां सिर्फ पहाड़, गरीबी है। लेकिन वेनेजुएला, भाई वेनेजुएला तो नेचुरल रिसोर्सेज का जैकपॉट है। वहां तेल इतना है कि सऊदी वाले भी सोच में पड़ जाएं, और यही तेल वेनेजुएला के लिए एक ट्रैप बनकर रह गया, जिसे जियोग्राफिकल भाषा में कहते हैं रिसोर्सेज कर्स। मतलब जब तुम्हारी औकात से ज्यादा भगवान तुम्हें दे दे तो कुछ लोग तुम्हारी मदद करने नहीं, तुम्हें लूटने आते हैं। कहानी यहाँ से और दिलचस्प हो जाती है क्योंकि दुनिया को बताया गया कि अमेरिका वेनेजुएला की जनता को डिक्टेटर मदुरे से बचाने आया है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये लड़ाई वाकई ह्यूमैनिटी के लिए या फिर रिसोर्सेज गेम की है? क्योंकि जहाँ जहाँ पैसे और ऑयल की खुशबू जाती है वहीं वहीं लोकतंत्र, न्याय और मानवाधिकार का झंडा लेकर अमेरिका पहुंच जाता है। ये कोइंसिडेंस है? शायद नहीं। वेनेजुएला ने अपनी पूरी इकोनॉमी तेल पर टिका दी। 96% कमाई सिर्फ ऑयल, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं, कोई टैक्स सेक्टर नहीं, कोई डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी नहीं। जब तेल महंगा था सरकार ने पैसों की बारिश कर दी। सब्सिडी, फ्री स्कीम, सस्ते रेट, फ्री वेज, लोग खुश थे, सरकार हीरो। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। 2014 में जैसे जैसे ऑयल प्राइस गिरे वहीं से कहर शुरू हुआ। डॉलर की कमी, प्रोडक्शन डाउन, इंपोर्ट तक रुक गए, दुकानों से सामान गायब, लोग राशन के लिए लाइन में। और फिर आई दुनिया के सबसे खतरनाक हाइपर इन्फ्लेशन। नोट छापे गए, इतने छापे गए कि नोट की कीमत गिरते गिरते कचरे से भी नीचे चली गई। लोग नोटों से वॉलपेपर बना रहे थे, खिलौने बना रहे थे, क्योंकि चीजें खरीदने के लिए उनकी कोई वैल्यू बची नहीं थी। और फिर एंट्री होती है उस शख्स की, निकोलस मदुरे। कुर्सी मिल गई लेकिन विजन नहीं, दिमाग नहीं, सिस्टम चलाने की समझ नहीं। जो बचा खुचा लोकतंत्र था उसने उसी का गला घोंट दिया। किसी ने विरोध किया तो जेल,
जिसने आवाज उठाई वो गायब। मीडिया ने बोलने की कोशिश की तो उसे खामोश कर दिया और बस यहीं से अमेरिका को मिल गया परफेक्ट बहाना। डिक्टेटरशिप हटाओ, देश बचाओ का नारा। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुला पर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की और अपनी स्पेशल फोर्सेस की ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिवॉल्व में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को वहां से पकड़कर अमेरिका ले जाया गया। दोनों को न्यूयॉर्क में अमेरिका अधिकारी के सामने पेश किया गया, जहां उन पर ड्रग्स और नार्को टेररिज्म जैसे आरोप लगाए गए। लेकिन असली सवाल यही है, सच में जनता की फिक्र है या वेनेजुला के तेल पर नजर। अब स्टार्ट होता है कहानी का वो डार्क चैप्टर जिसे सुनकर इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। एप्स्टीन फाइल। इंटरनेट पर यह थ्योरी चल रही है, जैसे ही एप्स्टीन केस के नाम फिर से बाहर आने लगे, जैसे ही बड़ी हस्तियों पर उंगलियां उठने लगी, उसी टाइमिंग पर वेनेजुला की भूचाल वाली खबरें भी तेज होने लगी। शायद एक कोइंसिडेंट हो, शायद नहीं। पॉलिटिक्स में इत्तेफाक नाम की चीज कम ही होती है। कहती हैं जब अपनी इमेज खतरे में हो तब दुनिया का ध्यान कहीं और मोड़ देना चाहिए। इसे कहते हैं वैग द डॉग स्ट्रैटेजी। और जियोपॉलिटिकल में ये नया नहीं है। दुनिया का इतिहास ऐसे ही डाइवर्सन बार से भरा पड़ा है। लेकिन रुको, यहाँ सिर्फ अमेरिका और वेनेजुला ही नहीं, रूस वेनेजुला के साथ खड़ा हो गया। चीन ने कर्ज दिया, अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए, बैंकिंग सिस्टम ब्लॉक, ट्रेड ब्लॉक, रिजर्व फ्रीज। और जब कोई देश सांस लेने भी अमेरिका पर निर्भर हो जाए तो फिर वो स्वतंत्र नहीं रहता, वो रिसोर्सेस कॉलोनी बन जाता है। और यही सबसे डरावना सच है। आपने सुना होगा 5 बिलियन से ज्यादा लोग वेनेजुला छोड़कर भाग चुके हैं। इमेजिन करो एक ऐसा देश जो कभी पार्टी, म्यूजिक, बीच लाइट्स, लग्जरी ग्लैमर के लिए मशहूर था। फैमिलीज टूट रही हैं, शहर धीरे धीरे खाली हो रहे हैं, हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं है, शहर में बिजली तक नहीं है, बच्चों का फ्यूचर अंधेरे में लटका हुआ है। और ये सब इसलिए क्योंकि पूरे देश की इकोनॉमी एक ही कार्ड पर लगा दी गई, वो है ऑयल। और सबसे आयरॉनिक बात यह है कि जिस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, वहां पेट्रोल तक आम लोगों के लिए उपलब्ध तक नहीं। लोग अपनी गाड़ियां खड़ी छोड़ देते हैं, ब्लैक मार्केट में पेट्रोल बिकता है। मतलब जो नेचर ने सबसे बड़ा गिफ्ट दिया, वही गिफ्ट आज सबसे बड़ा कर्ज बन चुका है। इसे कहते हैं रिसोर्सेस कर्ज। ये लड़ाई डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप वाली क्यूट कहानी नहीं है, ये ऑयल वर्सेस पावर वर्सेस कंट्रोल की लड़ाई है। वेनेजुला आज दुनिया के लिए लेसन है। अगर किसी देश ने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई नहीं किया, अगर सरकार रियलिटी नहीं समझी, अगर सिस्टम सिर्फ एक सोर्सेज पर टिक गया, तो चाहे तुम्हारे पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना क्यों ना हो, तुम बर्बाद हो जाओगे। किसी भी सुपर पावर को हीरो मत समझो, वो मदद करता है सिर्फ अपने फायदे के लिए। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस पूरे गेम के बीच कई ग्लोबल लीडर्स की बातचीत हो रही है, जियोपॉलिटिकल डील सेट हो रही हैं, नए गठबंधन बन रहे हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ एक शुरुआत है। तो भाई कन्फ्यूजन साफ है, वेनेजुला सिर्फ एक देश नहीं, एक वार्मिंग बोर्ड है। और याद दिलाता है कि सिर्फ रिसोर्सेज काफी नहीं है, विजन चाहिए, सिस्टम चाहिए, स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए। अगर तुम्हें ये रियल टॉक समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने उस दोस्त को भेजो जो जियोपॉलिटिकल का इंटरेस्ट रखता हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।